आज हर एक बड़ा और छोटा न्यूज चैनल और न्यूज रिपोर्ट बजट 2023 को मिडिल क्लास के लिए अभी तक का बेस्ट बजट बोल रहे हैं। पर दूसरी तरफ अगर इस बजट को आप ध्यान से देखोगे तो ये बजट मिडिल क्लास के लिए एक शुगर कोटेड बजट के अलावा और कुछ भी नहीं था। एंड इसमें कई सारे पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिससे मिडिल क्लास की सेविंग्स और फाइनेंशियल्स पे उल्टा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, और इसके बारे में आज कोई भी बात नहीं कर रहा। सो ऐसा इस बजट में क्या है, एंड इसके अलावा इस बजट के चलते ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इस बजट से इंपैक्ट होंगे इन द वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो भी हम बात करेंगे। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड यू आर ऑन इन्वेस्टर्स वे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस वीडियो को हम मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स में आए हुए चेंजेस के बारे में, एंड जानेंगे कि एज एन इंडिविजुअल आपको अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग कौन सी टैक्स रिजीम को चुनना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं सोशल मीडिया और न्यूज़ में सबसे ज़्यादा चलाई जाने वाली खबर से, जो कि है अब मिडिल क्लास को 7 लाख तक पे जीरो टैक्स देना पड़ेगा। उत्सव की तैयारी करो। चीजों को फर्दर डीप में समझने से पहले एक पर्सन जिसके लिए ये सब नया है उसके लिए मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो बेसिकली अभी तक एक पर्सन, खासकर एक सैलरी स्क्रार्ड इंडिविजुअल, उसके लिए टैक्स फाइल करने के लिए दो अलग अलग ऑप्शंस होते थे, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम जो कि पहले से चल रही थी, न्यू टैक्स रिजीम रिसेंटली 2020 में ही लॉन्च करी गई थी। जब भी कोई पर्सन टैक्स पे करता था तो उसे इनमें से कोई एक ही चूज करना पड़ता था। अब अगर मैं इन दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करूं तो अगर एक पर्सन ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू अपने टैक्सेस पे करता था तो इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में उसके पास बेनिफिट होता था कि उसे कई सारी चीज़ों के डिडक्शंस मिल जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपना पैसा टैक्स सेवर फंड्स या प्रोविडेंट फंड में डालता है तो उसमें उसे डिडक्शन मिलते थे, नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने पर डिडक्शन, इसके अलावा अगर वो होम लोन लेता है या एचआरए पे डिडक्शन, एंड इसके अलावा उन्हें इंश्योरेंस पे भी डिडक्शन मिलता था। एंड इसकी वजह से जो ओल्ड टैक्स रिजीम वाले पर्सन थे वो काफी ज्यादा टैक्स सेव कर लेते थे। अब इसके दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते थे जो ये कहते थे कि यार मुझे डिडक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे आप एक टैक्स स्लैब बताओ। उनके लिए था न्यू टैक्स स्लैब जिसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलते थे। एंड डिडक्शन ना मिलने की वजह से अगर आप इनके इनकम स्लैब को देखोगे तो इसमें आपको टैक्सेस कम देने पड़ते थे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम। सो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने सारे चेंजेस किए हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में ही किए हैं। एंड पिछली बार से इस बार में जो 6 स्लैब थे उसको घटा के 5 कर दिया गया है, और जो रेंज थी इनकम की उसको भी बढ़ा दिया गया। अब बेसिकली आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में इन टैक्स स्लैब को देख के ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार हम तो हर जगह सुन रहे हैं कि 7 लाख तक पे जीरो टैक्स, इधर अगर आप स्लैब में देखोगे तो 3 से 6 लाख में 5% टैक्स दिखा रहा है, फिर 6 से 9 लाख में 10% टैक्स, तो ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक थी या उससे कम होगी तो उसमें आपको टैक्स तो फाइल करना है, पर जब आप टैक्स फाइल करोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपका टैक्स है वो गवर्नमेंट नील कर देगी अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है। एंड अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो उस केस में आपको आपकी 3 से लेके 6 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स देना पड़ेगा, एंड फर्दर टैक्स देना पड़ेगा उससे ऊपर की इनकम पे। अब अगर हम ये भी देखें तो नॉर्मल पर्सन को तो इससे फायदा ही है ना, तो मैं इसको नेगेटिव फॉर्म में क्यों बोल रहा हूँ? तो बेसिकली अगर आप पहले भी देखते कि एक पर्सन जो ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू भी जाता और अगर इन केस उसकी भी इनकम 7 लाख तक होती तो सारे डिडक्शंस के बाद अगर आप उसकी एंड के टैक्सेस को कैलकुलेट करते तो वो भी जीरो ही होता। नॉर्मली केसेस में जो नॉर्मल पर्सन थे वो भले ही टैक्स सेविंग के पर्पज से ही, पर मजबूरन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड वगैरह में या फिर हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस में पैसा खर्च कर देते थे, जिससे लॉन्ग टर्म में उनके लिए एक सिक्योरिटी डेवलप हो जाती थी। बट इस केस में क्योंकि उन्हें सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है इन द न्यू टैक्स रिजीम, वो लोग ये नहीं करेंगे। अब इससे होगा ये, वो सारा पैसा उनकी जो पॉकेट है उसमें बचेगा, एंड आप मानो या ना मानो वन वे और द अनदर वो ये पैसा कहीं दूसरी जगह ही खर्च कर देंगे। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में इससे मिडिल क्लास को उल्टा घाटा ही है। तो अभी तक ये चीज तो क्लियर हो गई कि जिस पर्सन की इनकम 7 लाख रुपए तक है उसके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही ज्यादा बेटर है। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें कौन से टैक्स रिजीम में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। अब इस सारी कैलकुलेशन से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, जो मैंने इधर कैलकुलेशन की है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में, इस केस में मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम में सारे जो डिडक्शंस है उनको कैलकुलेट किया है। सो ये उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो ये सारे डिडक्शंस लेंगे। सो अगर हम इन सारे इनकम को कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हम आते हैं उस पर्सन पे जिसकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है और 8 लाख रुपए तक पे है। और अगर इस केस में आप न्यू टैक्स रिजीम में देखोगे तो उसकी जो टैक्सीबल इनकम निकल के आती है वो आती है पूरी 8 लाख रुपए, और इस पे उसको टोटल सेस वगैरह मिला के 36,400 तक का टैक्स देना पड़ेगा। पर वहीं अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू जाता है तो उसे यहाँ पर सारी चीजें या डिडक्शंस मिला के टोटल जीरो ही टैक्स देना है। तो एक पर्सन जिसकी इनकम 8 लाख रुपए तक है उसे ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाना चाहिए। अब हम आते हैं ऐसे पर्सन पे जिसकी इनकम 8 से लेके 10 लाख रुपए तक के बीच में है। इस केस में भी अगर आप देखोगे तो सारे डिडक्शंस मिला के जो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 49,400, एंड
जो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 62,400, तो यहाँ पर भी ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम आते हैं ऐसे लोगों पे जिनकी इनकम 10 से लेके 13 लाख रुपए तक पे है। तो इस केस में भी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में देखोगे तो जो टैक्स निकल के आता है आफ्टर 4% सेस वो आता है 1,14,400 रुपये। एंड वहीं आप ओल्ड टैक्स रिजीम में सारे डिडक्शंस के बाद देखोगे तो वो निकल के आता है 1,11,800 रुपये। तो इस केस में भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम थोड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगी न्यू टैक्स रिजीम पे। अब यहाँ पर मैंने एक अनयूजुअल नंबर लिया है 15.49 लाख का। अब यानी जो पर्सन की इनकम 13 लाख से लेके 15.49 लाख तक है। अब ये नंबर मैंने क्यों लिया है, बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 15,50,000 रुपये तक आ जाती है तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा जो कि पहले की न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता था, और ये होगा 52,500 रुपीज़ का। तो इसीलिए मैंने केस लिया है एक पर्सन जिसकी इनकम 15,50,000 से कम है, जिस केस में मैंने 15,49,000 लिया है। तो इस केस में जो उस पर्सन का नेट टैक्स आएगा वो आएगा 1,71,288 रुपीज़। एंड शॉकिंगली सेम टैक्स आएगा अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू सारे डिडक्शंस लेता है। अब गेम चेंज होता है जब उसकी इनकम 15,50,000 से ऊपर होती है और 17 लाख तक जाती है। इस केस में अगर आप टोटल टैक्स को देखोगे तो सेस वगैरह मिला के ओल्ड टैक्स रिजीम में जो टोटल टैक्स आएगा वो आएगा 2,34,000 रुपीज़। और यही अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में देखोगे तो ये टैक्स थोड़ा कम हो जाता है जो कि आएगा 2,20,020 रुपये। अब अगर उसकी इनकम 17 लाख से 20 लाख तक जाती है तो इस केस में भी आप देख पाओगे कि जो न्यू टैक्स रिजीम में फाइनल टैक्स आता है जो कि है 2,95,620 रुपीज़ का, वो कम है एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। एंड अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए या उससे ज़्यादा भी है, इस केस में भी आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। तो ये थे हमारी इनकम के हिसाब से कौन से टैक्सेस आपके लिए सूटेबल रहेंगे। एंड आपको एक मैं एक्सेप्शनल केस भी बता दूं कि अगर इन केस आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो कि डिसेबल है, उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में और भी ज़्यादा डिडक्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। पर ये थोड़ा अनयूजुअल केस है इसलिए मैंने उसको इसमें कंसीडर नहीं किया। अब ये तो बात हो गई टैक्सेस के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम ये जानते हैं कि इस बजट के चलते ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स में ऐसे कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिन्हें इनसे फायदा मिलेगा। एंड इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो इससे बैडली इंपैक्ट हुए। तो हमारे इस साल के बजट में हमारी गवर्नमेंट ने एज एक्सपेक्टेड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है, जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा केपेक्स करेगी। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ खर्च करने का प्लान किया है, जो कि 33.4% ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल रोड, ब्रिजेस, डैम्स एंड रेलवे जैसी चीज़ें। और अगर मैं आपको बात करूं पर्टिकुलर रेलवे की, तो इंडिया में आज के टाइम जो केपेक्स अलाउड किया गया है फॉर रेलवे वो किया गया है 2.4 लाख, जो कि अगेन पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज अगर आपको बता दूं कि इंडिया में जो रेलवे है वो वन ऑफ द चीपेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का। एंड इंडियन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में भी हमारे इंडियन का प्लान है कि रेलवे का जो शेयर 30% है उसको बढ़ा के वो 45% तक ले। एंड एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप ये देखो कि 2015 से लेके अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह केपेक्स किया है, तो उसमें आप देख पाओगे कि 2015 में हमारा जो केपेक्स था ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर वो था 3.8 लाख के अराउंड। एंड ये चीज़ बढ़ के आज के टाइम 13.8 लाख तक हो गई है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है। सो अब हम बात करते हैं उन कंपनीज के ऊपर जिन्हें इन केपेक्स के प्लान से सबसे ज़्यादा फायदा होगा डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो गवर्नमेंट बेसिकली इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग अलग टेंडर्स निकालेगी, एंड ये टेंडर्स अलग अलग पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पूरा करेंगी। अगर हम बात करें रोड एंड ब्रिजेस वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इस केस में सबसे पहला नाम आता है L&T का। L&T एक प्राइम मेंबर है इन इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट इन इंडिया। और अगर आप इसके शेयर प्राइस की बात करो तो इसका करंट शेयर प्राइस है अराउंड 2,141 रुपीज़ का। अगर आप इसके रिटर्न्स को देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में L&T ने 10% के ही रिटर्न दिए हैं, एंड लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स भी इसके 61% के ही रिटर्न है, जो कि काफ़ी बिलो एवरेज रिटर्न है। अब सेकेंडरी इन सारे प्लान्स को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को लोन्स की जरूरत पड़ेगी, एंड उसके लिए नाम आता है SBI बैंक का। अब SBI के केस में अगर आप इनके शेयर प्राइस को देखोगे तो इनका करंट शेयर प्राइस है 532 रुपीज़ का, एंड इनका जो लास्ट 1 साल का रिटर्न है वो है -1.48% का। अब अगर हम पर्टिकुलरली रेलवे सेक्टर के एक्सपेंशन की बात करें तो इस केस में 2 कंपनीज को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। पहली है इरकॉन एंड सेकेंड है RVNL। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, और धीरे धीरे गवर्नमेंट का प्लान है कि वो इन दोनों ही कंपनीज को प्राइवेटाइज कर देगी। अब ये थी कुछ कंपनीज जिन्हें इन सब से डायरेक्टली इंपैक्टेड होगा, बट इसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज हैं जिन्हें इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रल, APL अपोलो एंड पॉलीकैब जैसी कंपनीज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर आता है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हुई, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर।
और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा केपेक्स करेगी, जिसमें उनका फोकस रहेगा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना फॉर द फार्मर्स, जिससे उन्हें जो भी हेल्प और सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाए वो इजीली उन तक एक्सेसिबल हो पाए। एंड इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि वो एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाएगी। इस फंड को बेसिकली यूज़ किया जाएगा ऐसे एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क कर रहे हो। एंड इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि वो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे फार्मर्स को एजुकेट करेगी एंड लगभग 10 मिलियन फार्मर्स को प्रमोट किया जाएगा कि वो नेचुरल फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं। तो ऐसे केस में कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड को छोड़ के दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं। इससे जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारी इकोनॉमी है उस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का केपेक्स प्लान किया, जो कि वो एज अ फंडिंग या फिर एज अ क्रेडिट देने को यूज़ करेगी ऐसे फार्मर्स को जो कि फिशरीज, डेयरीज या एनिमल हस्बेंड्री में काम करते हैं। एंड अगर हम ये बात करें कि इन सब के चलते ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें मेजर बेनिफिट मिलेगा, तो उनमें आते हैं स्टॉक्स लाइक पीआई इंडस्ट्रीज, रेणुका शुगर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड ईआईडी पेरी जैसी कंपनीज। अब नेक्स्ट सेक्टर पे आने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी तक वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू फॉर दिस। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्टर पे। हमारा जो थर्ड सेक्टर जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस किया है वो है एआई एंड आईओटी का सेक्टर। अब जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया में आईटी सेक्टर अपने आप में वैसे ही काफी ज्यादा पॉपुलर है, पर अगर आप लास्ट एक साल में इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस एंड HCL टेक जैसी कंपनीज के रिटर्न को देखोगे तो मेजरली नेगेटिव में ही रहे हैं। एंड इसका रीजन है ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में आईटी सेक्टर को लेकर चल रहे नेगेटिव सेंटीमेंट्स। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी टॉप कंपनीज जो मेजरली फोकस करती हैं वो सर्विस और प्रोडक्ट बेस में ही करती हैं, और इनका जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स एआई एंड आईओटी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। एंड हमारी गवर्नमेंट को ये दिख रहा है कि आने वाला जो टाइम है वो एआई एंड आईओटी जैसी सर्विसेज का है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत ये फोकस किया है कि वो इंडिया के मेजर जो प्राइम इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल IITs वगैरह, उनमें प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके हमारे यूथ को कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, IoT जैसी सर्विसेज में मास्टर करें। एंड अगर आप इनमें अपॉर्चुनिटी देखोगे इन इंडिया तो वो काफ़ी लिमिटेड है इन सारे सेक्टर्स में। एंड इसकी वजह से जो एक क्रीम ऑडियंस होती है जिन्हें इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है या फिर इस चीज़ में मास्टरी होती है, वो ज़्यादातर इंडिया के बाहर शिफ्ट हो जाते हैं सो दैट उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल पाए। सो इस सारे टैलेंट को बाहर जाने से रोकने के लिए एंड सो दैट इन सारे टैलेंट का हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में यूज़ हो, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ टॉप कंपनीज के बारे में, तो कंपनीज लाइक एफिल इंडिया, टाटा एलेक्सी एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स जैसी कंपनीज इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं। और इस पर अगर मैं आपको अपने स्पेसिफिक स्टॉक बताऊं तो मुझे एफिल इंडिया और हैप्पीएस्ट माइंड्स स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब इन 3 मेजर सेक्टर्स के अलावा 2 और सेक्टर्स हैं जिस पे हमारी बजट में बात हुई थी। पहला आता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसमें कि हमारे होटल्स वगैरह आते हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि वो इंडिया में टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेगी, जो कि हेल्प करेगा रिवाइव करने के लिए होटल इंडस्ट्री को, जो कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा बैडली इंपैक्टेड रही। एंड इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी सारे होटल्स के जो स्टॉक है उन्होंने अच्छा मूव दिखाया, फॉर एग्जाम्पल EIH लिमिटेड एंड इंडियन होटल्स। इसके बाद जो अगले सेक्टर पे काफ़ी फोकस किया गया वो था टीवी एंड मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज को कट करने का प्लान किया ऑन द कंपोनेंट्स जो कि यूज आते हैं टीवीज और मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स के केसेस में कंपोनेंट्स लाइक बैटरीज एंड कैमराज जैसी चीज़ें। एंड अगर हम बैटरीज की बात करें तो बैटरीज पे भी हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा कंसेशन देने का प्लान किया है ऑन द लिथियम आयन बैटरीज। सो ऐसी कंपनीज जो कि मोबाइल एंड टीवीज मैन्युफैक्चर करती हैं उन्हें इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। एंड इसमें अगर हम बात करें स्टॉक की तो इसमें सबसे पहला जो स्टॉक और सबसे नंबर 1 स्टॉक आता है उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो कि बैडली इंपैक्टेड रहे बजट के चलते। एंड इसमें सबसे नंबर 1 सेक्टर आता है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। एंड इस चीज़ का इम्पैक्ट अब बजट के बाद कंपनीज लाइक SBI लाइफ एंड HDFC लाइफ पर साफ देख सकते थे। एंड इसके अलावा जो अगला सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। एंड इस साल डिफेंस सेक्टर में कुछ खास एलोकेशन के ना चलते डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स देखे गए, जिसमें कंपनीज लाइक हिंदुस्तान एरोमेटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखा गया। एंड अगर आप एक ऐसे टाइप ऑफ इन्वेस्टर हो जो कि पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते और इतना बड़ा रिस्क आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। एंड अगर आप ये जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में ऐसे कौन से टॉप म्यूचुअल फंड है जिनमें आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म पे अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए वीडियो को क्लिक कर सकते हो। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।